हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। साथ में ये हम लोगों ने देखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कॉन्सेप्ट कैसे हम निकाल सकते हैं, और हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी फॉर ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको हम सेल्फ एनर्जी का नाम भी देते हैं। जिसमें सबसे पहले देखेंगे स्फेरिकल सेल का, फिर देखेंगे सॉलिड स्फीयर का। और अगर दो चार्जेस दिए गए होते हैं, दो स्फीयर्स दिए गए हैं, एक सॉलिड होता है एक हॉलो होता है, उनके इंटरेक्शन के बीच में एनर्जी कैसे निकालते हैं। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि सरफेस पर अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस है तो उस पर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करवाया जाता है। पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी डाइपोल को रोटेट करवाया जाता है तो उसका वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास होने वाली, जिसमें इतने टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। साथ में यहां पर एक टॉपिक और कवर करेंगे हम लोग, जिसमें हम बात कर रहे होंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, फील्ड के अलोंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड में एंटर करता है तो वो कैसे एक्सेलरेट होता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी हम लोग वेलोसिटी किसी टाइम टी पर कैसे लिख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास। फर्स्ट हेडिंग है हमारी सेल्फ एनर्जी ऑफ ए चार्ज स्फेरिकल सेल स्फीयर। अगर कोई स्फेरिकल सेल होता है तो उसकी हम चार्ज एनर्जी कैसे लिख पाते हैं। तो इन जनरल हम लोगों को ये पता है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सेल्फ एनर्जी होती क्या है। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके किसी पॉइंट पर रखने में जो एनर्जी होती है, मतलब वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को, वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं कि कोई ये स्फीयर है, ये कोई स्फीयर है, यहां पर ये स्फीयर दिया गया है, इसकी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है और इसकी रेडियस जो दे रखी है दैट इज कैपिटल R। इसकी हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, या कह सकते हैं इसकी सेल्फ एनर्जी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है पोटेंशियल एनर्जी को कि इन्फिनिटी से चार्ज को लाया जा रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास चार्ज दिया, यहां पर ये स्फीयर दिया गया, हॉलो स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, इसके ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। यहां पर लिख देते हैं एट t इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर जो चार्ज दिया गया है, चार्ज वो क्या है, 0 दिया गया है। इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। मान लेते हैं एट सम टाइम, सपोज दिस इज टाइम t इज इक्वल टू t1, किसी टाइम t1 पर इसके ऊपर चार्ज जो आ गया है वो कितना हो गया है, तो इसके ऊपर चार्ज आ गया है, मान लेते हैं Q, स्मॉल q चार्ज आ गया है, कैपिटल Q चार्ज है। तो स्मॉल q चार्ज आएगा तो इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करेगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया कुछ। अब क्या करते हैं, बाकी का बचा चार्ज लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर dq चार्ज फिर से लेकर के आया जाता है, dq चार्ज लेकर के आते हैं यहां कहीं इन्फिनिटी से, तो अब हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और वर्क डन यहां पर फार्मूला हम लगा के नहीं निकालेंगे कि वर्क डन निकालेंगे, पोटेंशियल के साथ वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है कि अगर इसकी रेडियस तो हमें पता है कितनी है, दैट इज कैपिटल R। तो कैपिटल R रेडियस, तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल जो बनेगा, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी ऐसे निकाल सकते, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो W इज इक्वल टू या U इज इक्वल टू लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा पोटेंशियल इसकी सरफेस के ऊपर, और जो चार्ज लेकर के आया जा रहा है वो चार्ज Q से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो U इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस क्लास में KQ बाई R लिखा जाता है सरफेस के ऊपर पोटेंशियल, और यहां पर क्या लिखा जाएगा, DQ लिखा जाएगा। ये हो जाएगी छोटी सी एनर्जी DU, या छोटा सा वर्क डन होगा। तो यहां से अगर DU की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिखी जा सकती है, यहां पर 0 से लगा करके U तक लिमिट लगा देते हैं, कैपिटल U है, और इधर जो लिमिट लगेगी इसमें K बाई R तो कांस्टेंट होकर के बाहर चला जाएगा। यहां पर लिमिट में क्या जाएगा, तो यहां पर जाएगा Q इंटू DQ, और यहां 0 से लगा करके कैपिटल R तक की लिमिट लग जाएगी। फर्दर अगर इसे सॉल्व करते हैं तो देखो यहां से क्या मिलने वाला है हमें, यहां से मिलेगा U इज इक्वल टू, आई थिंक यहां से मिल रहा देखो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2R। ये हमारे पास निकल के आएगी सेल्फ एनर्जी। तो कोई भी अगर नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो स्फेरिकल सेल होता है अगर, तो सेल के ऊपर चार्ज कहां होगा, बाहर रहेगा, और बाहर अगर चार्ज होता तो सरफेस पर, मतलब चार्ज अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस भी है तो चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में हमें कुछ एक्सटर्नल एजेंट से वर्क डन करवाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये हो गई सेल्फ एनर्जी किसकी, स्फेरिकल सेल की। अगर बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, तो सेल्फ एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से वही, यहां पर एक ये
चार्ज कोई स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं जिसमें चार्ज ये वॉल्यूम में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से। इसके ऊपर नेट चार्ज दिया गया है Q और इसकी रेडियस दे रखी R। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए फिर से वही करेंगे। मान लेते हैं कि इनिशियली इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनफाइनाइट पर सारा का सारा चार्ज है, वहां से उसे लेकर के आ रहे हैं। किसी टाइम पर टाइम इंस्टेंट कोई दिया गया, मान लेते हैं कोई टाइम t है, जिस टाइम पर क्या हुआ, अब ये जो गोला था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मान लेते हैं वो स्मॉल r रेडियस का हो गया। तो मान लेते हैं एट, यहां पर हम लोग देखते हैं पहले ये छोटा सा गोला बना है किसी टाइम इंस्टेंट t के ऊपर, मतलब क्या है, इसकी रेडियस जो दे रखी है वो स्मॉल r दे रखी है, इसके ऊपर जो चार्ज आ चुका है वो dq आ चुका है अब तक, ठीक है। तो मतलब Q चार्ज है इसके ऊपर अभी तक, ये Q है। एट t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज है 0, दो अलग अलग इंस्टेंट डिफाइन करते हैं। और अगर बात किया जाए एट t इज इक्वल टू सम टाइम t1 पर, इसके ऊपर चार्ज मान लेते हैं आ जाता है, वो है हमारे पास Q, ठीक है। अब क्या होगा, dq चार्ज को लेकर के आएंगे, तो यहां से dq चार्ज को लेकर के आएंगे, इन्फिनिटी यहां है, यहां से dq चार्ज को लेकर के आएंगे। तो dq चार्ज अब करेगा क्या, dq चार्ज dr रेडियस की थिकनेस की एक और स्फेरिकल सेल बनाने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसा। तो इसकी थिकनेस कितनी है हमारे पास, तो ये dr है, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज dq। अब इसका वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन क्यू dq चार्ज को यहां से यहां पर लेकर के आने की कोशिश करें, तो dq की वैल्यू में सबसे पहले q देख लेते हैं कितना बनेगा। q चार्ज r में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा बन के आ रहा होगा कुछ, ठीक है। तो ये रो हो गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो रो की वैल्यू लिखी जाएगी q डिवाइडेड बाई में 4/3, ये 4/3 तो 3 चला जाएगा ऊपर, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा r का क्यूब, और ये वैल्यू साथ में लिखी जाएगी तो इसे लिख देंगे हम 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब बन जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्यूब बाई ये बन जाएगा r का क्यूब, इनटू में बन जाएगा स्मॉल r क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास q। अब अगर हम यहां से इसे लेकर के आ रहे हैं तो ऐसा है, dq की वैल्यू क्या निकल के आएगी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो यहां से देखो क्या बन रहा है, 3 कैपिटल Q, ये बन जाएगा r क्यूब, इंटू में r स्क्वायर बन जाएगा। और छोटा सा वर्क डन अगर निकालेंगे तो du बनेगा, उसे लिखेंगे v इंटू में dq लिखा जाएगा, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, तो kq डिवाइडेड बाय में बन जाएगा r, तो ये r बन गया। dq की वैल्यू क्या निकल के आई है, यहां पर dr रहेगा, ध्यान रखेंगे, 3kq मतलब q बनेगा, और ये बन जाएगा r क्यूब इंटू r स्क्वायर इंटू में dr बनेगा। यहां से देखो एक r से एक r कैंसिल भी हो जाएगा, और q की वैल्यू भी रख लेते हैं, तो q कितना है हमारे पास, तो वो निकल के आया है कैपिटल Q डिवाइडेड बाय में r क्यूब इंटू में r क्यूब बन जाएगा। और ये हमारे पास एक वैल्यू लिखी गई r, तो इधर ये r चला जाएगा, यहां पर बनेगा 3kq बाई r, यहां पर क्यूब बनेगा, एक r कैंसिल होगा तो अभी भी r यहां लिखा रहेगा, dr बन जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, ये r क्यूब बन जाएगा। तो देखो 3kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय में r की पावर 6 बन जाएगा, यहां बन जाएगा r की पावर 4 इंटू dr, इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से कैपिटल R, यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, u होगा। अगर ये u की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से देख सकते हैं u इज इक्वल टू मिल जाएगा 3kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय में निकल के आएगा r की पावर 6, और यहां पर बन जाएगा r की पावर 5/5, ये वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करेंगे, देखो क्या निकल के आएगा, 3/5 kq स्क्वायर बाई r, तो ये हो जाएगी सेल्फ एनर्जी किसी सॉलिड स्फीयर की। और यहां पर जो हम लोगों ने अभी डेरिवेशन किया, ये एनर्जी किसकी थी, तो सॉलिड स्फीयर की एनर्जी थी। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये सेल्फ एनर्जी किसकी निकल के आई, तो सॉलिड स्फीयर की निकल के आई है, यहां पर वो हो गई हॉलो स्फीयर की। अगर ये सेल्फ एनर्जी हो गई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की, तो अगर इंटरैक्शन में दो अलग अलग स्फीयर्स दिए हो, जैसे यहां पर ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है जिस पर चार्ज q1 दिया गया है और इसकी रेडियस r1 दे रखी है, ठीक है। ये कैसा होलो है, खोखला है, ये इस पर चार्ज दिया गया है q2, रेडियस दे रखी है r2, ठीक है। तो ये रेडियस इसकी जो दे रखी है r, वो क्या है, r2 है। अब हमें बताना ये है कि इनके इंटरैक्शन की वजह से इनमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, सिस्टम की हमें एनर्जी चाहिए। मान लेते हैं ये सेपरेशन कितना स्मॉल r है, तो अगर हम लिखते हैं u सिस्टम का,
तो जितने हैं सबका जोड़ना पड़ेगा, तो सबका जोड़ते हैं। देखो कब इसका अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, तो ये सॉलिड स्फीयर का भी निकाला, कितना आया, वो आया 3kq² डिवाइडेड बाई में 5r, kq 3kq बाई 5 आया। और प्लस यहां पर इसकी सेल्फ एनर्जी क्या लिखी जाएगी, वो भी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, kq² डिवाइडेड बाई में 2r आया, तो 2r मतलब 2r2 बन गया। अब एक बात और है, ये दोनों एक दूसरे के पास रखे गए, तो इन्फिनिटी से इसे चार्ज करने में इतना वर्क डन करना पड़ा, इन्फिनिटी से इसे चार्ज करने में इतना वर्क डन करना पड़ा, लेकिन इन्फिनिटी से इन दोनों को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा, वो इनके इंटरैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो वो लिखी जाएगी k, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल या इसकी वजह से यहां पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो वो लिखा जाएगा kq1 q2 डिवाइडेड बाय में यहां क्या लिखा जाएगा, r लिखा जाएगा। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिखेंगे, kq1 बाय r बनेगा, q2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं, ये r का जो सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा है, किससे, R1 और R2 से अगर बहुत ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं ये पॉइंट चार्जेस होंगे, वो पॉइंट चार्जेस के सेपरेशन अगर R होता है तो kq1 q2 बाई r पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है उस सिस्टम की। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो इंटरेक्शन अगर दो स्फीयर्स के बीच में होता है तो सॉलिड हो या फिर होलो हो, उनकी टोटल एनर्जी हम लोग लिखेंगे, पहले सेल्फ एनर्जी लिखेंगे, देन आफ्टर हम लोग लिख देंगे उनके इंटरेक्शन की एनर्जी। एक बात यहां पर और याद रखेंगे, डेल्टा यू जब भी हम लोग लिखते हैं तो इसमें सेल्फ एनर्जी इंट्रोड्यूस नहीं करते। सेल्फ एनर्जी इज नॉट कंसीडर्ड, सेल्फ एनर्जी कंसीडर नहीं की जाती। रीजन क्या होता है, व्हाइल shape and size of spheres doesn't change। ठीक है, जो स्फीयर दिया गया होता है उसका शेप और साइज अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी सेल्फ एनर्जी में डेल्टा यू में सेल्फ एनर्जी को कंसीडर नहीं करते। क्यों, क्योंकि पहले जो सेल्फ एनर्जी होगी वही बाद में सेल्फ एनर्जी होगी। तो यहां पर यू जो सेल्फ लिखा जाता है, यू सेल्फ केवल तभी कंसीडर करेंगे एफ शेप एंड साइज चेंजेस। शेप और साइज अगर चेंज हो रहे होंगे तब जाकर के यू सेल्फ को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अदरवाइज यू सेल्फ को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। पहले जितनी एनर्जी थी बाद में भी उतनी एनर्जी रहेगी सेल्फ एनर्जी। इसलिए जब भी डेल्टा यू लिखा जाता तो सेल्फ एनर्जी कभी कभी कंसीडर नहीं की जाती। इन जनरल हम करते ही नहीं, लेकिन जब एक्सपेंशन हो रहा हो, r से 2r हो रहा हो, r से 3r हो रहा हो, इन केस में हमें सेल्फ एनर्जी इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, क्योंकि पहले सेल्फ एनर्जी अलग रहेगी, बाद में सेल्फ एनर्जी अलग हो जाएगी। तो ये इंटरेक्शन की वजह से हो गया। तो सेल्फ एनर्जी इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डजंट चेंज। अगर कोई स्फीयर दिया गया उसका शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है तो सेल्फ एनर्जी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, डेल्टा यू डायरेक्ट लिखा जाएगा। और यूज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r1 विद यूनिफॉर्म चार्जेस, चार्ज क्यों एट अ पॉइंट q0 और ऐसा दिया गया। फाइंड द वर्क डन परफॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ड्यूरिंग द सेल एक्सपेंशन फ्रॉम रेडियस r1 टू r2। ठीक, तो अगर बात करते हैं u इनिशियल u देखें क्या होगा, तो Q0 रखा गया। क्यों रखा गया है, सबसे पहले स्फेरिकल सेल दिया गया और सेल का क्या लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है kq² डिवाइडेड बाय में 2r। ठीक है, और इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से तो वहां से सेंटर पर जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो हम लोगों ने देखा था, kq डिवाइडेड बाय में r होता है। ये किसकी वजह से पोटेंशियल, सेल की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल, और उस पर चार्ज कितना रखा गया, Q0 रखा गया। तो ये हो गई इनिशियल। फाइनल एनर्जी लिखी जाए तो क्या लिखी जा सकती है, तो फाइनल में लिखेंगे kq²। अब कितने का हो गया है ये, तो ये पहले था r1 का, तो यहां पर r1 था, यहां पर भी r1 था। अब हो गया r2, तो 2r2 लिख देंगे, प्लस यहां पर लिखेंगे kq डिवाइडेड बाय में आपकी बार r2 लिखा जाएगा, इनटू में क्या लिखेंगे, Q0 लिखेंगे। पूछा क्या है, तो पूछा है W इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल करके फिर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, कर लेना। इसके आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। अंदर जो यहां पर चार्ज है, मतलब ये जो स्फीयर है ये सॉलिड स्फीयर है, अगर नहीं दिख रहा तो अलग से कंसीडर कर लेते हैं, ये सॉलिड स्फीयर है। अब अगर सॉलिड स्फीयर को हम लोग यहां से लिखने की कोशिश करते, कह रहे हैं सिस्टम की एनर्जी बताओ, तो यू सिस्टम जब हम लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, सेल्फ एनर्जी लिखनी पड़ेगी अंदर सॉलिड जो है, तो वो लिखा जाएगा 3kq² डिवाइडेड बाय में 5r। 5r में कौन आएगा, स्मॉल r आएगा, प्लस
साथ में अगर बात करते हैं बाहर स्फेरिकल सेल है तो वो लिखा जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2r प्लस इन दोनों के इंटरेक्शन की एनर्जी लिखेंगे तो क्या होगा, इस कैपिटल क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल वो क्या लिखा जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई में r इनटू में उस पर जो चार्ज है या उसके ऊपर जो चार्ज लिखा गया वो कितना बनेगा, तो चार्ज वो कितना लिखा जा सकता है, तो वो क्यों लिखा जाएगा कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो इसकी वजह से वहां पोटेंशियल इनटू वहां का चार्ज, या ऐसे कह सकते हैं एक चार्ज यहां एक चार्ज यहां, दोनों के बीच का सेपरेशन आर है तो भी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ये लिखी जाएगी। ठीक है, आगे एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें ये देखना है हमें, क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग केस के लिए अलग अलग पूछा जाता है कि ये दो कंडक्टर्स दिए गए हैं जिन पर चार्जेस Q1 और Q2 है, फाइनली इनको कनेक्ट कर दिया जाता है किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू। ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। कैपेसिटर जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां इस कॉन्सेप्ट को दोबारा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां जो चाहिए वो हम पहले निकाल लेते हैं। याद होगा जब हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन पर पढ़ रहे थे तो वहां कहा था अगर एक पर चार्ज क्यू दूसरे पर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, दोनों को कांटेक्ट में लेकर के आते हैं, चार्ज आधा आधा हो जाता है। वही यहां पर है कि अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो यहां पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से कि Q1 प्लस Q2 जो हमारे पास होगा वो मान लेते हैं Q टोटल के बराबर है, ऐसा तो लिख ही सकते हैं, ऐसा लिख पाएंगे हम लोग। ठीक है, इधर वाले केस में जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो अब इनके ऊपर चार्ज देखो Q1 और Q2 डैश आ गए, जोड़ने के बाद तभी ये चार्ज का फ्लो रुकेगा जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो पोटेंशियल सेम होगा तो यहां का पोटेंशियल अगर V1 है तो ये लिखा जाएगा के Q1 प्राइम डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, R1। ठीक है, यहां का पोटेंशियल बाद में लिखें तो V2 इज इक्वल टू के Q2 प्राइम डिवाइडेड बाय में यहां लिखा जाएगा R2। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अब क्या करना है, ये दोनों सेम होंगे, इनको हम क्या कहेंगे, ये तो सेम होंगे, दोनों बराबर होंगे। सेम होंगे तो देखो यहां से निकल के आएगा Q1 प्राइम बाई R1 इज इक्वल टू Q2 प्राइम डिवाइडेड बाय में R2 बनेगा। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम, मतलब ये ऐसा चाहिए Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, R1 बाई R2 निकल के आने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास लिखी गई है। अब एक काम ये करते हैं, यहां पर ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है हमारे पास Q1 प्राइम डिवाइडेड बाई में बन जाएगा Q2 प्राइम इज इक्वल टू ये वैल्यू R1 बाई R2 बनेगा। एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा, देख लेते हैं। बाद की है तो यहां पर सिग्मा 1 लिखते हैं, बाद का है ये सब कुछ, तो वो लिखा जाएगा Q1 प्राइम डिवाइडेड बाय में 4 पाई क्या लिखेंगे, R1 का स्क्वायर, और यहां पर सिग्मा 2 लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, Q2 प्राइम डिवाइडेड बाय में 4 पाई R2 का स्क्वायर, डिवाइड कर देते हैं तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बनेगा, वो क्या बनेगा, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर इंटू Q1 प्राइम बाई Q2 प्राइम, वो लिखा जाएगा R1 बाई R2। आई थिंक यहां से देखो निकल के क्या आ रहा है, R2 बाई R1 निकल के आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं ना, इसका कंक्लूजन तो ये निकाल सकते हैं कि जो सिग्मा होगा वो 1 बाई R के साथ वेरी कर रहा होगा। ये रिलेशन आ गया। एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है कि इनको जो चार्जेस दिए जाएंगे वो कैसे होंगे। अगेन हम बात कर रहे होंगे कैपेसिटर में जब, तो वहां पर देखेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज, लेकिन यहां पर निकल रहा तो निकाल लेते हैं कि Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यू क्या आने वाली है। तो यहां पर क्या करते हैं, CND रूल लगा देते हैं। यहां पर न्यूमरेटर में Q2 प्राइम को जोड़ देते हैं, वहां R1 में R2 को जोड़ देते हैं, तो क्या निकल के आएगा, यहां पर लिखेंगे Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम, यहां पर बन जाएगा Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम, इधर क्या होगा R1, अगेन देख लेते हैं, R1 प्लस R2 बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा R1 माइनस R2। फिर से Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम क्या होगा, टोटल चार्ज होगा। यहां से देखते हैं Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम जो होगा वो टोटल चार्ज के बराबर ही तो होगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो मेंटेन रहने वाला है। इसका मतलब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं QT से, और यहां पर बन जाएगा Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय में R1 माइनस R2 बनेगा। आई थिंक यहां से देखो वैल्यू निकल के आएगी Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q टोटल, यहां बन जाएगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय में R1 प्लस R2 बनेगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। यहां तक देख लेते हैं कितनी बनी है, हाँ 3rd इक्वेशन हो गई। अब इस 3rd इक्वेशन को इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं, यहां पर जो लिखी इक्वेशन है ये ऐड कर देते हैं। तो यहां पर Q1, या फिर इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं,
ये भी हमने देखा ना, Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम, ये किसके बराबर, Q टोटल के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी। अब क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड नहीं है तो इसको कुछ इक्वेशन मान लेते हैं, सपोज फोर्थ इक्वेशन है। इनको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, 2Q1 प्राइम इज इक्वल टू, Q टोटल को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, Q टोटल कॉमन चला जाएगा, यहां पर वैल्यू बन जाएगी देखो 1 प्लस यहां बनेगा R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2, और ये वैल्यू देखो R2 से R2 कैंसिल होगा, 2R1 बनेगा डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2 निकल के आएगा, इनटू में निकल के आएगा Q टोटल। यहां से अगर देखेंगे तो Q1 प्राइम निकल के आ रहा है, देखो ये वैल्यू बन जाएगी Q टोटल, यहां पर लिखा जाएगा R1 डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2, और इसी तरह से अगर Q2 प्राइम निकालें सिमिलरली तो Q2 प्राइम भी निकल के आएगा, Q टोटल यहां पर बनेगा R2 डिवाइडेड बाई में R1 प्लस R2। जब भी कभी क्वेश्चन हो और उसमें नॉन आइडेंटिकल स्पेयर्स दिए गए होते हैं तो इस तरह से हम डिवाइड करके चार्ज निकाल सकते हैं। अगर वो कंडक्टिंग स्पेयर मतलब उनको टच करवाया जाए या किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो उनमें फाइनल चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है। टोटल चार्ज जिस पर गया उसकी रेडियस डिवाइडेड बाय दोनों की रेडियस का सम लिखा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट ये है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर यहां से देखेंगे तो पिछली क्लास की जो क्लासेस देखते आ रहे होंगे उसमें भी हम लोगों ने इसे पढ़ा था, लेकिन वहां पर एक कॉमन पॉइंट था कि जो फील्ड था वो परपेंडिकुलर था डायरेक्शन ऑफ मोशन के। यहां पर हम लोग इस तरह से इसे आगे की तरफ भेजेंगे, चार्ज पार्टिकल होगा इधर की तरफ जाएगा वेलोसिटी v के साथ, तो यहां इनिशियली ये रेस्ट पर है, क्या करते हैं ये इधर की तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन यहां पर वेलोसिटी जो u इज इक्वल टू 0 है, जब यहां पर पहुंचता है तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी हो जाती है v, वेलोसिटी v हो गई, डिस्टेंस है, तो हम लोग यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं कि सबसे पहले जो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट विल बी q टाइम्स e लिखा जाएगा। ठीक है, अब अगर यहां से देखते हैं, यहां पर चार्ज दिया गया होगा q, इसका मास दिया गया होगा m, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो यहां से v जो लिखा जाए क्या u प्लस at लगा करके लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म, क्योंकि फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो v इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ये तो at लिखा जाएगा डायरेक्ट, तो a की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, तो यहां से देखो q e बाई m लिखी जाएगी, क्योंकि इसे बराबर कर लेंगे m a के, इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू q e बाई m बनेगा। ये अगर देखा होगा तो याद होगा, डायरेक्ट लिख सकते वैल्यू इनटू t, किसी टाइम t पर वेलोसिटी इतनी बनेगी। अगर इस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी निकालने की कोशिश करें, a और b के बीच का डिस्टेंस d है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, मतलब 2ad लगाएंगे, तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 है, 2a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, q e बाई m इंटू में क्या निकलेगा d, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से v का जो एक्सप्रेशन निकल के आने वाला है एट टाइम t विल बी 2qe डिवाइडेड बाई d बनेगा, और डिवाइडेड बाई में m बन जाएगा। एक यहां पर और फार्मूला लगा देते हैं, v इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था e इंटू में d होता है, d होता है डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, आई थिंक याद होगा। तो अगर ये फार्मूला हम लोग यहां यूज कर तो e और d को यहां पर रिप्लेस कर देते हैं, 2q डेल्टा v डिवाइडेड बाई में बन जाएगा m, यहां पर डेल्टा v क्या है, तो यहां पर 2q डेल्टा v का मतलब होगा va माइनस vb डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, तो ये हमारे पास निकल के आएगा वैल्यू v की। किसी टाइम t पर निकालनी हो तो ये वैल्यू आएगी, अदरवाइज हमें v निकालना हो जो फाइनल पॉइंट b पर होगा, ऐसा होगा, a का पोटेंशियल ज्यादा b का कम होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। अब अगर बात करते हैं यहां पर कि ये तो हो गया, v का एक्सप्रेशन निकल आया, अब अगर हम मोमेंटम निकालना चाहें तो मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, तो मोमेंटम m इज इक्वल टू लिखा जाता है, OP इज इक्वल टू लिखा जाता है m इंटू v, ये क्या बनता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू m इंटू v, तो m तो हो गया, v का एक्सप्रेशन क्या निकल के आया है, 2q डेल्टा v डिवाइडेड बाय में m आया है, m से m को कैंसिल करवाएंगे तो बनेगा 2q डेल्टा v बन जाएगा। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी देखें, काइनेटिक एनर्जी तो वो क्या लिखी जाएगी, तो k लिखी जाएगी, जब वो पॉइंट b पर पहुंचेगा तो वो लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर, तो हाफ m तो ठीक है,
v का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास 2q डेल्टा v, 2q डेल्टा v डिवाइडेड बाय में क्या मिल जाएगा, m मिलेगा। m से m देखो कैंसिल हो रहा, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो निकल के आ रहा है दैट विल बी q टाइम्स डेल्टा v निकल के आएगा। तो अगर डेल्टा v से एक्सेलरेट किया जाता है किसी चार्ज पार्टिकल को तो उसकी काइनेटिक एनर्जी q इंटू डेल्टा v से लिखी जाती है। और यहां पर ये क्या लिखा गया है, दैट इज मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम होगा, वो क्या लिखा जाएगा, 2q डेल्टा v से लिखा जाता है। तो जब भी कभी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब एंटर करता है तब ये ऐसा कुछ होता है। और आई थिंक जब परपेंडिकुलर एंटर करता है उसके एक्सप्रेशन भूले नहीं होंगे तो वो याद होंगे, हम लोगों ने डिराइव भी किया था, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे सबको देखा था। अगर ई इस डायरेक्शन में होता, अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहां एंटर करता, वी वेलोसिटी से क्यू मास और m मास क्यू चार्ज होता था, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह से हुआ करती थी। ये यहां पर x चलता था इसके अंदर, इधर y चलता था, तो y का एक्सप्रेशन निकल के आया था हाफ ऑफ, यहां पर लिखा था क्यू ई बाई एम, इंटू में क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई में वी स्क्वायर लिखा गया था। ये एक्सप्रेशन नहीं याद है तो याद रखेंगे, अगर परपेंडिकुलर एंटर करता चार्ज पार्टिकल तो वो पैराबोलिक पाथ पर ट्रेवल करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एंटर करता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट होता है, और किसी टाइम पर अगर हमें एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहेगा, किसी टाइम पर हमें अगर वैल्यू चाहिए होगी, स्पीड चाहिए होगी, तो यहां से हम निकाल सकते हैं। अब अगर आगे बात करते हैं, इसी पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन खुद ही ट्राई करना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। इन्होंने कहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, 2 ग्राम का पार्टिकल है, तो यहां से क्या करना है, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा और इसको बराबर कर देना है कितने पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाए, तो क्यों डेल्टा वी से एक्सेलरेट किया जाए तो ऐसा होगा। इसको कैलकुलेट करके वैल्यू निकाल लेंगे कितना निकल के आ रहा होगा। इस क्वेश्चन के बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़े तो अगला हमारा डेरिवेशन दिया गया पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो यहां पर दो अलग अलग केस में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला सॉल्व करेंगे एक्सियल पोजीशन के लिए, एक्सियल पोजीशन पर अगर कोई पॉइंट होता है तो कितना निकल के आता है पोटेंशियल, साथ में इक्वेटोरियल पर देखेंगे। तो यहां पर माइनस क्यों दिया गया है, यहां पर प्लस क्यों दिया गया है, यहां कहीं पर पॉइंट P है और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, वो R है, ठीक है। यहां पर ये L दिया गया है इधर, और इधर साइड में भी क्या है, L दिया गया है। तो अगर P पर पोटेंशियल लिखे तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो P पर पोटेंशियल लिखेंगे तो यहां से लिखा जाएगा K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई में, जहां तक R इसमें L और ऐड कर देते हैं तो L प्लस R बन जाएगा, प्लस यहां बनेगा देखो K क्यू डिवाइडेड बाई में, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए तो R में से L को घटा के लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा R माइनस L, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P इन केस ऑफ एक्सियल पोजीशन। तो सॉल्व करेंगे इसे तो क्या मिलने वाला है, इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू में इसे लिख पाएंगे हम लोग K क्यू, और इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर मिलेगा 2L डिवाइडेड बाय में यहां मिल जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। 2QL को हम अगेन P लिख देंगे तो यहां बन जाएगा KP डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ऐसा बनेगा। F कंडीशन लगा लेते हैं, L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन R स्क्वायर, देन हम ये फार्मूला क्या लिख पाएंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट विल बी KP बाई R स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। दूसरा B पॉइंट है, इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट हो, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर हमारे पास माइनस क्यों है, यहां पर प्लस का क्यों दिया गया है, सेपरेशन 2L दे रखा है, यहां से इधर पॉइंट है यहां कहीं पर P, ये R डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो अगर पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा K इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसकी वजह से वहां हो गया। ये लिखेंगे तो के क्यू डिवाइडेड बाई में स्क्वायर रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, देखो कट गए, यहां पर क्या आया, 0 निकल के आया। तो एक्सियल पर निकल के आता है, इक्वेटोरियल पर 0 निकल के आता है। अगर जनरलाइज कर देते हैं, किसी जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना हो हमें, तो जनरल पॉइंट पर पोटेंशियल इस तरह से लिखेंगे, माइनस क्यू, यहां कहीं पर हो जाएगा हमारे पास प्लस क्यू, थीटा एंगल पर कोई पॉइंट हो R डिस्टेंस पर, ये पोटेंशियल है, P पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके P को दो अलग अलग कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास P वेक्टर दिया गया है, एक कंपोनेंट इधर आएगा P साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा इसके अलोंग, जो कि लिखा जाएगा P
कॉस थीटा। अब हम लोगों को पता है दोनों की वजह से ही एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर पॉइंट मिलेगा P, तो यहां पर पोटेंशियल लिखेंगे तो इस P cos थीटा की वजह से क्या लिखा जाएगा, तो वो लिखा जाता है KP डिवाइडेड बाई में R स्क्वायर। तो KP डिवाइडेड बाई में यहां R स्क्वायर हो जाएगा, P की जगह P cos थीटा लिख पाएंगे, ठीक है। और इस P sin थीटा की वजह से P पॉइंट कहां आएगा, इक्वेटोरियल लाइन पर आएगा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P हो जाएगा इन केस ऑफ जनरल कंडीशन। यहां से लिख देते हैं कि इसे ऐसा लिख देते हैं P वेक्टर डॉट R वेक्टर और डिवाइडेड बाय में यहां लिख देते हैं R क्यूब, ये हो जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। P डॉट R करेंगे तो P डॉट R करेंगे cos थीटा, इन दोनों के बीच कोण आ जाएगा, कोण की यहां पर एंगल जो निकल के आ रहा होगा, तो P डॉट R जब करेंगे तो यहां पर थीटा जो होगा वो cos थीटा जो होगा उसमें थीटा क्या हो जाएगा, P और R के बीच का एंगल निकल के आ जाएगा और वहां से रिलेट कर पाएंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इन केस ऑफ जनरल पोजीशन पर निकल के आ रहा होगा। ऐसा यहां पर हम लोगों ने अलग अलग दो केसों में डेराइव भी कर लिया इसे, कि यहां पर कुछ इस तरह से दिया गया है पोटेंशियल एट पॉइंट VP, यहां जनरल है, यहां पर पोटेंशियल एक्सियल है, यहां पर पोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पर है। अब अगला कॉन्सेप्ट ये है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डाइपोल को रोटेट किया जाए तो क्या होगा, तो मान लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पहले से प्रेजेंट है E, ठीक है। एक डाइपोल इस केस में ऐसे रखा गया है, ये है डाइपोल की इनिशियल कंडीशन, यहां पर हमारे पास ये प्लस का क्यू चार्ज है, यहां पर माइनस का क्यू चार्ज है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज डी थीटा, ठीक है। और फाइनली ये कहां जाकर के रुकता है, तो फाइनली किसी एंगल पर जाकर के रुकता है, मान लेते हैं ये है प्लस क्यू और ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास माइनस क्यू। अब ये क्या हुआ, पहले जो यहां से एंगल बन रहा था ये थीटा 1 था, यहां से यहां जो एंगल बन रहा है ये क्या है, थीटा 2 है। तो डी थीटा रोटेट कराया गया जरा सा, और इसको हम रोटेट कहां से कहां तक करवाना चाहते हैं, तो रोटेट करवाना चाहते हैं किसी थीटा 1 से थीटा 2। तो थोड़ा सा रोटेट करवाने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, DW, वो क्या लिखा जाएगा, टाउ डी थीटा लिखा जाएगा, एंगुलर में ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। तो DW इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, जैसे वहां लिखते थे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा। टाउ की वैल्यू हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, क्या निकल के आई थी, P sin थीटा डी थीटा। अब अगर हम लोग यहां से W निकालने की कोशिश करें तो 0 से लगा करके W होगा DW के ऊपर ऐसा, और यहां पर देखो PE बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटीग्रेशन किस पर जाएगा, थीटा 1 से लगा करके थीटा 2, यहां पर लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू निकल के आएंगे हमारे पास। W इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनेगा, लोअर पहले अपर बाद में रख देते हैं माइनस को एडजस्ट करने के लिए, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 निकल के आएगा, ये ऐसा निकल के आएगा फार्मूला। अगर स्टेबल कंडीशन से f थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पर क्या मिलता था, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता था, और थीटा 2 दिया गया है, कोई एंगल थीटा है, तो W की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो ये लिखी जाएगी PE 1 माइनस cos थीटा, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। दूसरा केस जो है वो दिया गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से यहां पर प्रेजेंट है, ये ऐसा कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से यहां प्रेजेंट है, कुछ इस तरह से ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अंदर कोई डाइपोल प्लेस किया गया है, तो डाइपोल इसके अंदर रख देते हैं, कुछ इस तरह से डाइपोल रखा गया है। डाइपोल के जो चार्जेस दिए गए हैं वो कुछ इस तरह के हैं, यहां पर जो चार्ज दिया गया है वो माइनस क्यू है, ठीक है, ये पॉइंट A है, यहां पर चार्ज प्लस क्यू है, पॉइंट B है। यहां का पोटेंशियल जो दे रखा है दैट इज V1, यहां का पोटेंशियल दिया गया है वो है VB, ठीक है। इसे थीटा एंगल पर रखा गया है, ये एंगल कितना, थीटा एंगल, और 2L डिस्टेंस होती है हम लोगों को पता ही है। तो क्या लिख सकते हैं इसे, पोटेंशियल एनर्जी लिखना, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है डेल्टा U, या ऐसे लिख देते हैं, यहां पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या लिखी जाएगी, माइनस क्यू इंटू V मतलब V1, प्लस यहां पर क्या लिखा जाएगा, क्यू माइनस का है, ऐसा नहीं माइनस में लिखी गई है, यहां पर लिखा जाएगा क्यू इंटू V2, ऐसा कुछ लिखा जाएगा।
ये क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी U। अगर इसे फर्दर सॉल्व करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी U इज इक्वल टू, ये ऐसा लिख सकते हैं, माइनस बाहर ले लेंगे हम इसे, तो यहां बनेगा Q, ये बन जाएगा V1 माइनस V2। यहां पर हम लोगों ने डेल्टा एक्स से भी डिवाइड किया, यहां पर डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कराया, तो U इज इक्वल टू निकल के आया माइनस Q, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, E मिल जाएगी इंटू डेल्टा एक्स निकल के आया 2L cos थीटा, तो इसे लिख देते हैं 2L cos थीटा। आई थिंक देखो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2QL को P लिख देते हैं, तो बन जाएगा माइनस का PE cos थीटा, और U इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस P डॉट E बन जाएगा। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी किसी डाइपोल की जब उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया होगा। पोटेंशियल एनर्जी देखो 0 डिग्री पर माइनस मिलेगी, लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए स्टेबल के लिए, और 180 डिग्री पर देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है तो पॉजिटिव मिलेगा पीई के साथ, तो ये रिलेशन निकल के आता है। इस वाले केस के साथ भी इसे समझ सकते हैं यहां पर, लेकिन इसको समझने के लिए यहां पर एक रेफरेंस लिया जाता है, रेफरेंस, वो रेफरेंस क्या है, θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है UI वो 0 लिखी जाती है। यहां से सॉल्व करके ये वैल्यू निकालेंगे तो भी निकल के आएगा PE cos थीटा माइनस में, लेकिन ये रेफरेंस ना ले तब भी हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा माइनस P डॉट E। तो ये था पोटेंशियल एनर्जी जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया होगा। तो ये कंप्लीट क्लास थी जिसमें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जितने भी बचे कॉन्सेप्ट थे उन सबको डिस्कस कर लिया गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, कितने से ट्रेवल करता है, किसी टाइम t पर हम लोगों ने वेलोसिटी देखी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं, सबके बारे में बात की गई। तो यहां पर कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा कंडक्टर्स, जिसमें हम लोग कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ेंगे और उस पर चार्ज शेयरिंग देखेंगे। उससे पहले इसके जितने भी कॉन्सेप्ट जुड़े हैं उन सब पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें जेई एडवांस, जेई मेन के PYQs भी होंगे। तो तब तक के लिए इन क्लास को रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे इनके क्वेश्चन के बारे में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।